स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। काकतीय वंश के अंतर्गत हम विभिन्न जनजाति विद्रोह या आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे। दो विद्रोह के बारे में बताना शेष रह गया था, जिसे मैं आज की क्लास में कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ किसी भी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता को कैसे हम याद रखें जिससे हमको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बार याद करने के बाद बार बार नेतृत्वकर्ता दिमाग से उतर जाता है। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा और किसी भी विद्रोह के संबंध में जो नेतृत्वकर्ता होंगे उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर करने वाला हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है, जब मैं आपको काकतीय वंश के एक राजा पुरुषोत्तम देव के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब वो उड़ीसा से लौटे थे तब गोंचा पर्व मनाया गया, या गोंचा पर्व की शुरुआत हुई। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने उस वीडियो में गोंचा पर्व कुंवार महीने में मनाया जाता है ऐसा बताया था, जिसे आपको करेक्ट कर लेना है। गोंचा पर्व कुंवार महीने में नहीं, आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। ठीक है, या गोंचा पर्व की शुरुआत आषाढ़ महीने में होती है, ये आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। 7वां विद्रोह और 8वां विद्रोह हमको डिस्कस करना है आज। एक और चीज़ बताऊंगा, इन सब विद्रोह के बीच में एक भोपालपट्टनम संघर्ष रह गया था, जिसे मैंने बता दिया था पहले ही वीडियो में। भोपालपट्टनम संघर्ष एक विद्रोह नहीं था, एक छोटा सा संघर्ष था आदिवासियों और एक अंग्रेज यात्री जेटी ब्लंट के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंग्रेज यात्री जेटी ब्लंट बस्तर में प्रवेश करना चाह रहा था। बस्तर का और स्पेसिफाई करें तो भोपालपट्टनम संघर्ष नाम क्यों दिया गया, क्योंकि भोपालपट्टनम जगह पे आदिवासियों द्वारा रोका जा रहा था जेटी ब्लंट को। तो उसे रोकने के लिए जो संघर्ष हुआ था उसे भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आदिवासियों और अंग्रेज यात्री जेटी ब्लंट के मध्य हुआ यह छोटा सा संघर्ष था। तो एक विद्रोह नहीं था, इस कारण मैं उसको विद्रोह वाले वीडियो में नहीं बताया है, उसको अलग से मैंने उसी समय बता दिया था। ठीक है, तो उसे भी आप लिस्ट में चाहे तो जोड़ सकते हैं। चलिए बात करेंगे 7वें विद्रोह मौर्य विद्रोह के बारे में। 1876 में हुआ था। इसके संबंध में इसके नेतृत्वकर्ता कौन होंगे, इसमें शासक कौन थे इसके समय, और इसके दमनकर्ता कौन हुए, ये सारी बातें पिछले वीडियो में मैंने बता दी थी। इस वीडियो में मौर्य विद्रोह के बारे में हम देखेंगे कारण क्या क्या था। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मौर्य दरबार का आयोजन हुआ था, उसकी डेट मैंने आपको बताई थी। उससे पहले एक और डेट आपको नोट कर लेना है, वो है 2 मार्च 1876 का, जिसे काला दिवस के रूप में जाना जाता है। इसी विद्रोह से संबंधित है ये। ठीक है, तो देखिए कारण क्या क्या था। कारण था अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व विषयक प्रयोग, मतलब भू राजस्व के संबंध में जो भी नियम कानून थे उसको चेंज किया गया। ठीक है, जो आदिवासियों को अच्छा नहीं लगा, तो इस कारण यह विद्रोह हुआ। पहला कारण, अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व नियम कानून में परिवर्तन करना। दूसरा, ये जो दीवान था इस समय, गोपीनाथ कपड़दार, ये दीवान बहुत ही जुल्मी अत्याचारी दीवान था। ठीक है, इस गोपीनाथ कपड़दार ने, चूंकि आदिवासी क्या कर रहे थे, आदिवासी कर रहे थे इस भू राजस्व का विरोध या बहुत सारी चीज़ों को लेकर विरोध। जैसा कि पता है, बस्तर वासियों को, आदिवासियों को अपनी स्वतंत्रता चाहिए थी, उसको लेकर समय समय पर विद्रोह हुआ। तो इसका भी मूल कारण यही था। तो जब यह विद्रोह हो रहा था, ठीक, तो गोपीनाथ कपड़दार ने आदिवासियों पर गोली चला दी थी, उसमें कुछ आदिवासी मारे गए थे। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत ही अत्याचारी था। तो इस दीवान के कारण भी यह विद्रोह हो सकता है, मतलब ये विद्रोह चला, ये ऐसा एक कारण माना जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, दीवान गोपीनाथ कपड़दार के कारण भी यह विद्रोह चला या इसके विरुद्ध विद्रोह चला। तीसरा कारण देखिए, राजा के निजी जीवन पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप। अब ये कैसे होगा, देखिए इस समय राजा थे भैरम देव। भैरम देव के द्वारा स्वागत करने के लिए जाया जा रहा था मुंबई, किसका, प्रिंस ऑफ वेल्स का। ठीक है, तो आदिवासियों ने इसे रोका, राजा को रोका कि भैया आप मत जाइए मुंबई, अगर आप जाएंगे तो दीवान गोपीनाथ कपड़दार के द्वारा और अत्याचार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए, राजा को अंग्रेज विवश कर रहे हैं कि भैया आप जाइए मुंबई और प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कीजिए। तो एक तरीके से राजा के निजी जीवन पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो रहा था, तो इसके कारण भी यह विद्रोह हुआ। हालांकि भैरम देव जाके आदिवासियों को उतना साथ नहीं देंगे। समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौथा कारण, बेगारी प्रथा और माझियों के अधिकार में कमी। जैसा कि पता है, समय समय पर बहुत सारी शोषणकारी नीति अंग्रेजों द्वारा चलाई गई, अधिकारों में कमी की गई, उनकी स्वतंत्रता का हनन किया गया, ये तो बातें थी ही। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, ये बेगारी प्रथा। बेगारी प्रथा किसको कहते हैं, कोई भी काम करा लेना लेकिन उसके लिए पैसे ना देना।
ठीक है, उसके लिए मजदूरी ना देना, इसे बेगारी प्रथा कहा जाता है। मतलब फ्री में काम करा लेने की जो प्रथा है, बिना पैसे दिए काम करा लेने की जो प्रथा है, उसे बेगारी प्रथा कहा जाता है। तो आदिवासियों के द्वारा काम करा लिया जाता था, लेकिन उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था या उचित मूल्य नहीं दिया जाता था, जिसे बेगारी प्रथा कहा जाता है। तो इसके कारण भी ये हुआ। एक तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर, शासन के बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर जो विद्रोह हुआ, वही सारा कारण है। एक एक्स्ट्रा कारण के तौर पे आप नाम याद रखेंगे, गोपीनाथ कपड़दार, आदिवासियों के ऊपर गोली चलाई गई, ठीक है। और एक तरीके से फिर एक समय क्या हुआ, ये राजा भैरम देव जो है वो भी डर गए आदिवासियों के विद्रोह से। तो भैरम देव, ये दीवान और उनके मुंशी और अंग्रेज सब मिलकर आदिवासियों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। और भैरम देव ने एक बार आदिवासियों पर गोली जलाने का भी आदेश दे दिया था, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये है पूरा इंसिडेंस मौर्य विद्रोह के संबंध में। तो 2 मार्च को फिर काला दिवस हुआ। अब इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि झाड़ा सिरहा थे, ठीक है। तो इतने विरोध के बाद 2 मार्च 1876 को काला दिवस, यही आदिवासियों द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। और साथ ही साथ आगे जाके मैंने एक डेट आपको बताया था, तकरीबन 8 मार्च 1876 का, जिसमें मौर्य दरबार का आयोजन किया गया था मैक जॉर्ज के द्वारा। मतलब एक तरीके से देखिए, इतना विद्रोह हो रहा था, फिर एक सुनवाई के तौर पे कि आदिवासियों की बात सुननी चाहिए, इस तौर पे 8 मार्च 1876 को, पिछले वीडियो में डेट मैंने बताया है, मौर्य दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया मौर्य विद्रोह। परिणाम है, देखें तो परिणाम जैसे कि मौर्य दरबार का आयोजन किया गया, मतलब आदिवासियों की बात सुनी गई। उसके बाद जो ये भू राजस्व नियम थे उसमें थोड़ा सा कुछ सुधार किया गया, बहुत सारी प्रशासनिक सुधार किए गए। तो एक तरीके से ये जो विद्रोह था ये सफल रहा था आदिवासियों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उनकी बातें सुन ली गई बाद में जाके। चलिए अगला विद्रोह देखिए, भूमकाल विद्रोह, इसके बारे में समझिए। भूमकाल विद्रोह का समय आपको ध्यान में रखना है 1910, और शासक थे इस समय रुद्र प्रताप देव, ठीक। नेतृत्व गुंडाधुर के द्वारा, गुंडाधर भी बोल सकते हैं या गुंडाधुर, ठीक है। नेतानार नामक एक गांव था, उसके ये नेता थे, मतलब एक तरीके से लीडर थे वहाँ पर, ठीक है, गुंडाधुर, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दीवान इस समय एक नाम याद रख लीजिए, बैजनाथ पंडा। इस समय जो दीवान था वो कौन था, बैजनाथ पंडा, ठीक है। अब इसके लिए भी एक विद्रोह हुआ, देखिए 2 दीवान का नाम बता दिया। पहले विद्रोह मौर्य विद्रोह में गोपीनाथ कपड़दार और दूसरा बैजनाथ पंडा। तो ये जो भूमकाल विद्रोह था, एक रीज़न ये भी था कि राजवंश से दीवान का ना चुना जाना, राजवंश से दीवान का ना चुना जाना, मतलब अंग्रेज अपने फेवरेट को दीवान के रूप में नियुक्त कर रहे थे, जो था बैजनाथ पंडा। तो बाद में हालांकि ये बैजनाथ पंडा को हटा दिया जाएगा, लेकिन देखिए, अच्छा ये सब जब विद्रोह हुआ था, ये मौर्य विद्रोह के बारे में एक बार और देख लीजिए। ये सब जो विद्रोह हुआ था, तो इस तौर पे भी सफल कहा जा सकता है कि गोपीनाथ कपड़दार को हटा दिया गया, ठीक है, बंदी बनाकर हटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरीके से भी ये सफल रहा, ठीक। अब देखिए कारण क्या क्या था ये भूमकाल विद्रोह का। लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी की उपेक्षा, ठीक है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी, ठीक है, सुवर्ण कुंवर देवी, ठीक। तो इनके नेतृत्व में ही, या इन्होंने ही आदिवासियों को प्रेरित किया कि आपको यह विद्रोह करनी चाहिए अपने अधिकारों को लेकर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों के दोनों, ठीक है। तो एक समय बाद क्या किया जाएगा कि इस विद्रोह को प्रेरित करने के लिए लाल कालेंद्र और राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी को जेल में बंद किया जाएगा। तो इस कारण मैंने लिखा है पहला कारण, लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी की उपेक्षा। उसके पहले भी उपेक्षा की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते थे उस क्षेत्र में, ठीक है। उसके पहले भी अंग्रेजों के द्वारा इनकी उपेक्षा की जा रही थी, जिसके कारण इनके द्वारा कहने पे आदिवासी प्रेरित हो गए, ठीक है, विद्रोह करने के लिए। एक और चीज़ सुन लीजिए, भूमकाल का अर्थ होता है भूमि का कंपन, मतलब भूमि का हिलना स्थानीय भाषा में, ठीक है, भूमि का हिलना, ठीक, ये चीज़। और इसी भूमकाल विद्रोह के समय एक नारा दिया गया कि बस्तर आदिवासियों का है। नारा नोट कर लेंगे, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। भूमकाल विद्रोह के संबंध में एक नारा दिया गया कि बस्तर आदिवासियों का है। तो एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसका कारण क्या होगा। फिर से वही जो सारी चीज़ें जो पहले मैंने बताई थी, एक मुख्य कारण अधिकतम विद्रोह का, सिर्फ एक कोई विद्रोह को छोड़ दें, कोई विद्रोह का कारण जो था वो क्या था, साल वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए, ठीक है।
और एक मेरिया विद्रोह था। मेरिया विद्रोह क्या, नरबली प्रथा को रोकने के लिए, मतलब रोकने के विरोध में। ये 2 विद्रोह के कारण को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितने भी विद्रोह थे सबका एक मेन कारण था आदिवासियों की स्वतंत्रता या आदिवासियों की प्रथाएं, रीति रिवाजों पे अंग्रेजों का हस्तक्षेप। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो चलिए इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है भूमकाल विद्रोह के संबंध में। दूसरा कारण देखिए, घरेलू बहुत सारे कारण थे, जितनी भी प्रशासनिक नीतियाँ चल रही थी उसको लेकर, तो इन सब के विरोध में था। देखिए, घरेलू मदिरा पर पाबंदी कर दिया गया, मतलब आदिवासी जो भी मदिरा बनाते थे उस पर पाबंद लगा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो इसके संबंध में भी था। तीसरा कारण मान सकते हैं बेगारी प्रथा, पहले भी था बेगारी प्रथा। कर वृद्धि के विरोध में था। ठीक, बस्तर में बाहरी प्रवेश को लेकर भी यह विद्रोह हुआ कि बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बस्तर में नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई, उसका विरोध किया गया। पुलिस कर्मचारियों के आदिवासियों पर अत्याचार होता था, शोषण होता था, उसको लेकर यह विद्रोह हुआ। साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जाता था आदिवासियों का, मतलब आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया जाता था ईसाई मिशनरियों द्वारा। देखिए, ईसाई मिशनरी इसी कारण पहले एक तरीके से कह सकते हैं बदनाम थे। ठीक है, कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए वो अपना एक तरीके से अभियान चलाते थे, तो आदिवासियों का भी यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था ईसाई मिशनरियों द्वारा, तो उसका भी एक तरीके से विरोध था। यहाँ पर नहीं लिखा है, लिख लीजिए। ठीक है, तो एक तरीके से देख रहे हैं अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा है विभिन्न मुद्दों को लेकर, जिसका विरोध एक तरीके से बस्तर की स्वतंत्रता को लेकर यह विद्रोह किया गया, भूमकाल विद्रोह। ठीक है, अब घटनाएं इसके संबंध में कुछ ध्यान में रख लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता स्वर्ण कुंवर द्वारा आदिवासियों को प्रेरित किया गया यह विद्रोह करने के लिए, और उन्होंने एक नेता चुना। ठीक है, उन सभी आदिवासियों के बीच में एक नेता चुना जिनका नाम था गुंडाधुर। ठीक है, लीड करने के लिए इस विद्रोह को। ओके, उसके बाद का सीक्वेंस देखिए। घटना 1 फरवरी 1910 को यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब इस विद्रोह के चलते क्या क्या हुआ कि विभिन्न बाजार को लूटा गया, व्यापारियों की हत्या की गई आदिवासियों के द्वारा, एक तरीके से सचेत करने के लिए अंग्रेजों को। ठीक है ना, तो देखिए पुष्पाल बाजार नाम का एक बाजार था जिसे आदिवासियों के द्वारा लूटा गया 2 फरवरी को। ठीक है, पुष्पाल बाजार को लूटा गया 2 फरवरी को आदिवासियों के द्वारा। एक करंजी बाजार था, उसे भी लूटा गया। तो एक तरीके से 2 बाजार को लूटा गया, करंजी बाजार और पुष्पाल बाजार। ठीक है, आदिवासियों द्वारा लूटा गया। 1 फरवरी को शुरुआत, 2 फरवरी को बाजार लूट लिया। तीसरा, कूकानार बाजार में व्यापारी की हत्या कर दी गई 4 फरवरी को आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, चौथी 29 मार्च 1910। ठीक है, डायरेक्ट अगला डेट याद रखेंगे, 29 मार्च विद्रोह का अंत हो गया। अब इसके बीच में बहुत सारी और छोटी छोटी घटनाएं हुई है। ठीक है, तो पूरी घटना को नहीं, एक मुख्य घटना के तौर पे हमने ये 2-3 घटना को देख ली, बस इतना काफ़ी है। तो 29 मार्च 1910 को यह विद्रोह का अंत हो गया, मतलब दमन कर दिया गया। प्रतीक के तौर पे देखिए, जैसे इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों को इकट्ठा करना था, तो फिर से प्रतीक चिन्ह होगा। प्रतीक चिन्ह के तौर पे मैंने इसके पहले भी जो विद्रोह हुए हैं उसमें जो भी प्रतीक चिन्ह लगे वो भी बताया आपको। इसमें प्रतीक चिन्ह देखिए, लाल मिर्च, मिट्टी के ढेले, धनुष बाण, भाले, आम की टहनियाँ। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जा रहा था आदिवासियों को इस विद्रोह के लिए इकट्ठा करने के लिए। ठीक, दमनकर्ता के तौर पे आपको नाम याद रखना है अंग्रेज एजेंट। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट डी ब्रेड, एक पॉलिटिकल एजेंट था डी ब्रेड। ठीक है, और सुप्रीम कमांडर गेयर के द्वारा यह विद्रोह का दमन किया गया, ये आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये है भूमकाल विद्रोह। ठीक है, बस्तर को स्वतंत्र कराने के लिए विद्रोह हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं। और कई बार ये भी कहा जाता है कि ये विद्रोह कुछ हद तक सफल भी रहा था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो आदिवासियों द्वारा की गई थी और अंग्रेज इससे डर गए थे, अंग्रेजी प्रशासन डर गया था। तो ऐसा कहा जाता है अगर रुद्र प्रताप देव आदिवासियों की सहायता करते इस विद्रोह के लिए तो आदिवासी इस विद्रोह में सफल हो जाते। ठीक है, सफल हो जाते, लेकिन फिलहाल सफल नहीं हुए, दमन कर दिया गया ना गेयर के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इतनी बातें मैंने बता दी आपको इन 2 बचे हुए विद्रोह के बारे में। चलिए, तो इस तरीके से हमारा पूरा जनजाति विद्रोह या आदिवासी विद्रोह हो गया पूरा। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे नेतृत्वकर्ता को याद रखना है किसी भी विद्रोह के संबंध में। देखिए, चलिए जल्दी से कवर करते हैं। लाइन से देखिए, हलबा, परलकोट, मेरिया और तारापुर। देखिए, जब मैंने आपको सीक्वेंस बताया था तो पहले तारापुर बताया था और फिर मेरिया बताया था। ठीक है, जैसा कि दोनों की शुरुआत एक ही डेट से होती है, 1842 से।
तो सीक्वेंस वाइज आप कोई भी पहले कर सकते हैं, लेकिन तारापुर को पहले करना है। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने पहले मेरिया को लिख दिया है, फिर तारापुर को लिखा है। अब देखिए एक चीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेरिया विद्रोह है और ये मुरिया विद्रोह है या मुड़िया विद्रोह है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मेरिया अलग होता है, मुड़िया अलग होता है, ये अलग अलग विद्रोह है, ध्यान रखिएगा। याद करने के लिए पहले मेरिया लिख लिया मैंने, फिर तारापुर लिख लिया। टाइम दोनों की शुरुआत की एक ही है, ये कम समय चला और मेरिया ज़्यादा समय तक चला, इस कारण हमको तारापुर को पहले करना होता है सीक्वेंस वाइज। लेकिन यहाँ पर ट्रिक बताने के लिए मैंने मेरिया को पहले लिख दिया है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला लिंगागिरी विद्रोह, फिर कोई विद्रोह, मुरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। ये पूरा सीक्वेंस है, बस इसमें मैंने चेंज किया, बाकी सीक्वेंस पूरा वही है, समय के अनुसार जमा हुआ है ये। तो देखिए ये ट्रिक बता रहा हूँ, ये जो लिखा है मैंने ब्रैकेट में, ये ट्रिक है, ठीक। देखिए क्या ट्रिक है, हाँ पर मेरी तारा गिरी कोई मुझे भी बताए, ठीक है। हाँ से हलबा विद्रोह, पर से परलकोट विद्रोह, मेरी से मेरिया विद्रोह, तारा से तारापुर विद्रोह, गिरी से लिंगागिरी, ठीक है ना, लिंगागिरी गिरी, कोई से कोई विद्रोह, मुझे मतलब मुरिया, और भी से भूमकाल, भी भूमकाल, ठीक है। हाँ पर मेरी तारा गिरी कोई मुझे भी बताए। तो इस तरीके से एक हम सेंटेंस कर रहे हैं जिसकी शुरुआत इस विद्रोह के शुरुआती अक्षर से मिलती है। क्लियर हो गया। तो इसको पहले आप याद कर लें, सीक्वेंस याद करने के लिए, हाँ हलवा, पर परलकोट, मेरी मेरिया, तारा तारापुर, गिरी लिंगागिरी, कोई कोई विद्रोह, मुझे से मुरिया, भी से भूमकाल। हाँ पर मेरी तारा गिरी, हाँ पर मेरी तारा गिरी कोई मुझे भी बताए। ये सीक्वेंस हो गया विद्रोह का। अब देखिए नेतृत्वकर्ता कैसे, नेतृत्वकर्ता के तौर पे भी मैंने ये ट्रिक बताया, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये भी ट्रिक है। तो देखिए हाँ से हलवा विद्रोह अजमेर सिंह, मतलब अजमेर में, ट्रिक देखिए पूरा एक साथ सेंटेंस पढ़ेंगे, अजमेर में गेंद सिंह हर दल धुना, ये धुना को एक साथ याद करेंगे लेकिन दोनों अलग अलग आपके विद्रोह देंगे। अजमेर में गेंद सिंह हर दल धुना झगड़े में, इसको एक साथ याद करेंगे लेकिन झ और ग अलग अलग आपको शब्द दे रहे हैं। अजमेर में गेंद सिंह हर दल धुना झगड़े में, तो अजमेर में मतलब अजमेर सिंह, गेंद सिंह मतलब गेंद सिंह नेतृत्वकर्ता, हर मतलब हिड़मा मांझी, दल मतलब दलगंजन सिंह, धू से धुरवा राव, ना से नागुल दुर्ला, झ से झाड़ा सिरहा और ग से गुंडाधुर। तो ये है पूरा सेंटेंस। क्या बोलना है, अजमेर में गेंद सिंह हर दल धुना झगड़े में, गेंद सिंह ने हर दल धुना झगड़े में। ये पूरा सेंटेंस है। शुरुआती अक्षर मैंने बता दिए नेतृत्वकर्ता के शुरुआती अक्षर से। तो ये शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आप ये विद्रोह याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जनजाति विद्रोह हो गया पूरा दोस्तों। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।